प्रीमेच्योर बेबीज़, जब कभी भी ये चीज़ हम देखते हैं और डॉक्टर हमें बताता है कि दोनों बच्चे प्रीमेच्योर डिलीवरी होने वाली है और वो प्रीमेच्योर डिलीवर्ड हुए हैं, तो एक पेरेंट के लिए चैलेंजिंग हो ही जाता है और उसके सामने क्वेश्चंस कंसर्न रहते हैं कि इनको हम एक नॉर्मल ग्रोथ कैसे अटेंड करेंगे, और वो 2-1 महीने 4 महीने या 1 साल जो है बड़ा चैलेंजिंग होता है। आज बात करेंगे कि प्रीमेच्योर बेबीज़ में कैसे अर्ली चाइल्डहुड केरीज के इंसिडेंट्स हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। आज हम बात करेंगे पेरेंट्स वो क्या क्या बातें ध्यान दें जिनकी वजह से प्रीमेच्योर बेबीज़ में या लो बर्थ वेट बेबीज़ में कैविटीज़ होने के चांसेस कम से कम रहें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चेतन पाटीदार, पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक इंदौर से, और हम बात करने वाले हैं प्रीमेच्योर बेबीज़ के बारे में। देखिए, प्रीमेच्योर बेबीज़ वो होते हैं जो 28 हफ्ते के पहले जन्म लेते हैं। ऐसे बच्चे जो कि समय से पहले आ जाते हैं, उनके रिफ्लेक्सेस या उनकी मसल या उनका बॉडी वेट इतने अच्छे से डेवलप नहीं होता है कि वो बाहर के एनवायरनमेंट में आने वाले फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। से फॉर एग्जांपल, एक प्रीमेच्योर बेबी है जो कि 1500 ग्राम से कम है, डिलीवर होता है, उसे एनआईसीयू में शिफ्ट किया जाता है, वहाँ पे उसको फीडिंग नहीं मिलती। तो ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्टिव एनआईसीयूज़ हमारे पास बहुत कम है। ऐसे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं जबकि ब्रेस्ट फीडिंग को नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि मदर को सपोर्ट दें, उनके ब्रेस्ट फीडिंग, उनके लैक्टेशन को बनाए रखें। उसको हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें करना है कि हम उसको सेल्फ एक्सप्रेशन करके भी मिल्क को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस मिल्क को कलेक्ट करके हम बेबी तक दे सकते हैं। अगर बेबी सक करने के लिए रेडी है तो हम कंगारू मदर केयर के साथ एनआईसीयू में भी मदर को लेके और उसको चेस्ट पे रख के उसके ब्रेस्ट फीडिंग को स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर पा रहा है, बच्चे में इतनी पावर नहीं है कि वो सक करे, उसकी मसल्स इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, तो एटलीस्ट हम मदर मिल्क, एक्सप्रेस्ड मिल्क को एनआईसीयू तक पहुंचाएं और वहाँ पे उसे हम नेज़ल इंट्यूबेशन अगर किया गया है तो उसके थ्रू, या फिर हम उसे ड्रिप टेक्निक से हम उसको दे दें, या फिर उसको हम पिलाना शुरू करें। उससे 2-3 चीज़ें होंगी, क्योंकि ब्रेस्ट फीड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे बहुत अच्छे से वेट गेन करते हैं और इसका हम डेंटल पार्ट पे भी रिलेशन है, क्योंकि जब बच्चा अच्छे से इम्यूनिटी डेवलप करेगा, उसके मुंह के अंदर की माइक्रोबायोटा बहुत अच्छे से डेवलप होगा, तो उसको कैविटीज़ होने के खतरे भी कम रहेंगे। अब बात करते हैं एनामल पोरोसिटी, जो कि एक बहुत ही मुख्य कारण उभर के आया है पिछले रिसर्चेस में। हालांकि 1-2 साल के जो हम नए रिसर्चेस देखते हैं, इसके पहले हम देखते थे कि ज़्यादा मीठा खाने से या चॉकलेट खाने से कैविटीज़ होती है, लेकिन चूँकि अभी बहुत कुछ हम देखने, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती, तो एनामल पोरोसिटी एक बहुत बड़ा कारण है। एनामल मतलब कि जो दांत के ऊपर की वाइट लेयर होती है, उसकी जब अच्छे से मैच्योरेशन ना हो तो हमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि अगर वैसी पोरस सरफेस रहेगी तो उसमें कैविटीज़ बहुत जल्दी से बनेंगी। तो ये 2 चैलेंजेस हैं। अब बात आती है कि कई बार उसके बच्चे को एनआईसीयू में या जैसे डिलीवर शिफ्ट होता है तो एक गैप हो जाता है, उस वजह से मदर का भी एक्सप्रेशन ऑफ मिल्क या सिक्रीशन ऑफ मिल्क डिमिनिश हो जाता है, क्योंकि ये 7 दिन का खेल होता है। अगर बच्चा सक नहीं कर रहा है तो मदर को भी कोई सिग्नल नहीं जाता है, प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन कम हो जाता है और हमारी मिल्क भी ड्राई अप होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे चाहूँगा कि आप अपने मिल्क प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखें। उसके लिए आप सेल्फ एक्सप्रेशन कर सकते हैं, आप उसके लिए ब्रेस्ट पंप यूज़ कर सकते हैं। मोटिवेट करने के लिए परिवार को आपके साथ होना चाहिए। जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, आप जल्दी से ब्रेस्ट फीडिंग पे शिफ्ट हो जाइए। अच्छी एनआईसीयूज़ में कंगारू केयर देके ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट किया जाता है, और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए ब्रेस्ट फीडिंग को इस्टेब्लिश्ड हो जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग से हम क्या क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं? हम बॉटल फीडिंग को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। हम टॉप फीड, जो हमारा डिब्बा बंद या पाउडर जो आता है मिल्क, उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जब बॉटल फीड हम देंगे तो हम वो एक नॉन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रेन हो रहा है बॉटल के निप्पल से, और बच्चा उसे सिर्फ और सिर्फ स्वेलो कर रहा है। यहाँ पे सक वाली एक्शन नहीं होती है, और सक वाली एक्शन नहीं होती तो हमारा सक्लिंग रिफ्लेक्स है वो भी हमारा डिमिनिश हो जाता है 4 महीने के आसपास। तो उससे हमारा जो च्यूइंग, स्वेलोइंग और ये सारे कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है, ये भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं, और ऐसे बच्चे बाद में जाके बहुत देर तक मुंह में खाना होल्ड करके रखते हैं, चबाते नहीं हैं, उनकी च्यूइंग अच्छे से नहीं होती है, उनको उबकियाँ और इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे दांत के आसपास खाने को बहुत देर तक बनाए रखती हैं। बॉटल फीड करते हैं तो भी बच्चे जो रात भर बॉटल फीड करते हैं, बहुत ज़्यादा बॉटल फीड अपन उनको कराते हैं दांत उगने के बाद, तो वो भी हमारे बच्चों को
प्रॉब्लम्स देती हैं, जिस वजह से कैविटीज़ बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ती हैं, और ये एक मुख्य कारण है कि जिनकी वजह से कैविटीज़ होती हैं। तो अगर प्रीमेच्योर बेबी डिलीवर आपने किया है या ऐसी संभावना है, तो ज़रूर पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक से आप जुड़ें। सिंपल सी बातों को डिस्कस करके डे टू डे, वीकली बाय वीकली हम उसको एनालिसिस करके आपको पूरा सपोर्ट करेंगे कि आप कैसे ब्रेस्ट फीडिंग को भी सपोर्ट करते हैं, और उसको कैसे हम बॉटल फीड अवॉइड करके, और अगर बॉटल फीड देना भी पड़ रहा है कि बुरी सी बुरी स्थिति में, तो क्या क्या हम वो रेजिमेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से आगे जाके बच्चे को कैविटीज़ ना हो। नमस्कार।